मैं रामनिवास से आचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज मैं आपको तीसरी दुनिया थर्ड वर्ल्ड के बारे में बताऊंगा, विचारों का आदान प्रदान करेंगे। कृपया आप ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम थर्ड वर्ल्ड, तीसरी दुनिया, तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग एक फ्रांसीसी लेखक एल्फ्रेड सोनी ने 1952 में अपनी एक लेख में किया। उसके अनुसार ये वो अज्ञात और शोषित राष्ट्रों का समूह है जिनको प्राय तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है। ये वो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देश हैं जिनका लंबे समय से उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी ताकतों के शोषण के शिकार रहे हैं, और अब जो अपने पिछड़ेपन और शोषण से मुक्त होकर वो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और आधुनिकता की दौड़ में शामिल होना चाहते हैं, ऐसा वो प्रयास कर रहे हैं। तो एल्फ्रेड सोबी साहब ने इस प्रकार से इसको परिभाषित किया है, और सर्वप्रथम इस शब्दावली का प्रयोग उन्होंने अपने लेख में किया है। इसके बाद चीनी नेता माओ त्से-तुंग ने 3 प्रकार की दुनियाओं का उल्लेख किया है। माओ त्से-तुंग ने पहली दुनिया में अमेरिका और सोवियत संघ महाशक्तियों को शामिल किया है, और दूसरी दुनिया में उक्त महाशक्तियों के साथ सैनिक गठबंधन या फिर और व्यापक गठबंधनों के अंतर्गत बंधे हुए उनके पिछलग्गू राष्ट्र या देश हैं। और तीसरी दुनिया में वो देश शामिल हैं जो कच्चा माल उत्पादित करते हैं, कच्चे माल का उत्पादन करते हैं, जो आधुनिक औद्योगिकरण से बहुत दूर हैं, जिनका उपनिवेशवादी ताकतों द्वारा लंबे अरसे तक शोषण किया गया है, और ये वो ही एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नवोदित राष्ट्र हैं। इसके बाद अल्जीरियाई लेखक फेनान ने भी अपने लेख में 3 दुनियाओं का वर्णन किया है। पहली दुनिया में पूंजीवादी जगत के लोग
पूंजीवादी राष्ट्र जिनका नेतृत्व अमेरिका कर रहा है, और दूसरी दुनिया में साम्यवादी जगत जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा है। तीसरी दुनिया में वो देश शामिल हैं जो पिछड़े हुए हैं, जो उपनिवेशवादी ताकतों के शोषण के शिकार और उस शोषण से उनसे स्वतंत्र होने का संघर्ष कर रहे हैं, और फेनान का इशारा भी एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिकी देशों की ओर ही है। इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि जब शीत युद्ध अपनी चरम सीमा पर था, उस समय पूरी दुनिया, पूरा विश्व दो गुटों में बटा हुआ था। एक गुट, पहला गुट पश्चिमी ताकतों का था, दूसरा गुट साम्यवादी जगत का था। तो ये तीसरी दुनिया के देश जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे या फिर एक एक करके स्वतंत्रता को प्राप्त कर चुके थे, जिनको कुछ लोग तटस्थ राष्ट्र कहते हैं, असंलग्न राष्ट्र कहते हैं, या फिर निर्गुट राष्ट्र के नाम से ये पुकारे जाते हैं। इन तृतीय विश्व के देशों ने, तीसरी दुनिया के देशों ने इन दोनों गुटों को ज्वाइन नहीं किया। इन्होंने अपने स्वतंत्र विदेश नीति और आत्मनिर्णय के अनुसार चलना शुरू किया, और इससे आगे वर्तमान में जो आम प्रचलन की भाषा में जिनको विकासशील राष्ट्र कहा जाता है, थर्ड वर्ल्ड को विकासशील राष्ट्र, डेवलपिंग नेशंस, या फिर अल्प विकसित राष्ट्र, लेस डेवलप्ड कंट्रीज के नाम से पुकारा जाता है। तो ये कुछ विद्वानों ने और जो शीत युद्ध कह दो या और प्रचलन में जो जिन शब्दावली का शब्दों का को काम में लिया जाता है, का प्रयोग किया जाता है, तो ये इस प्रकार से थर्ड वर्ल्ड को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। इसको और भी अच्छी प्रकार से समझने के लिए हम जो थर्ड वर्ल्ड है इसकी कुछ विशेषताएं, सामान्य विशेषताओं को देखते हैं, और उन विशेषताओं जो इनमें पाई जाती हैं उनका मैं एक एक करके थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। तो थर्ड वर्ल्ड की पहली विशेषता है कि इन देशों के जीविकोपार्जन का आधार कृषि और बागवानी है। और ये कृषि और बागवानी व्यवसाय नहीं है, व्यवसाय नहीं है। यहाँ के कृषक लोग कच्चे माल का उत्पादन करते हैं और उससे अपना जीवन का निर्वाह करते हैं। या फिर और भी सुंदर शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि इनकी अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार कृषि है,
कृषि और बागवानी है। दूसरा, ये देश निर्यातों पर आश्रित है। निर्यात औद्योगिक उत्पादन का निर्यात तो विकसित अर्थव्यवस्था का प्रतीक होता है, प्रमाण होता है, पर यहाँ पर वो नहीं है। यहाँ कच्चे माल का लगातार निर्यात और उस निर्यातित माल का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत निर्धारण करने में इन राष्ट्रों के नियंत्रण में नहीं है। ये उसकी कीमत का निर्धारण नहीं कर सकते। इसका सीधा अर्थ, ये जो कच्चे माल का लगातार निर्यात करते हैं, इससे इनको बहुत कम लाभ प्राप्त होता है और इसका सीधा अर्थ अर्थव्यवस्था का पिछड़ना। तीसरा, जनसंख्या वृद्धि दर इन देशों में बहुत अधिक है, क्योंकि जहाँ जहाँ शिक्षा का अच्छा प्रचार प्रसार नहीं है, वहाँ अंधविश्वास या फिर दो हाथ लेकर कोई जीव संसार में आता है तो उसमें वो दो हाथ काम करेंगे। इसमें तो इन गरीब राष्ट्रों में, पिछड़े हुए राष्ट्रों में जनसंख्या की वृद्धि दर अधिक है और उस अनुपात में इनके पास संसाधन है नहीं, तो पिछड़ना स्वाभाविक है। जबकि विकसित देशों में जनसंख्या को लिमिट में रखा जाता है, या जो विकसित लोग हैं वो खुद स्वयं ये अपना अनुशासन रखते हैं। अगला, यहाँ पर अस्थिर राजनीतिक व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। कहने का अर्थ, इन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक लंबा संघर्ष किया। उस संघर्ष के दौरान अधिकांश देशों का सपना था कि यहाँ उदार लोकतंत्र आएगा, हम लोकतांत्रिक शासन पद्धति के अनुसार अपना शासन स्वयं करेंगे। उदार लोकतंत्र आ भी गया। उदार लोकतंत्र ज़्यादा अच्छी प्रकार से काम नहीं कर पाया। यहाँ जो इन लोगों के द्वारा संविधान बनाए गए, उन संविधानों में जल्दी जल्दी मौलिक परिवर्तन देखे जाते हैं। संशोधन करने की जो गति है वो बहुत ज़्यादा है। उदार लोकतंत्र में जैसे स्वतंत्रता, समानता और न्याय के आधार पर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन निर्धारित होगा। पर यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि राजनीतिक जो मूल्य हैं वो उनमें भी जल्दी जल्दी परिवर्तन देखा जाता है। प्रारंभिक काल में जो उदार लोकतंत्र जो सपन था वो आया, वो ज़्यादा अच्छी प्रकार से चल नहीं पाया, तो उसकी जगह इन लोगों का रुझान समाजवादी लोकतंत्र की ओर बढ़ा। और ये अब जब हम और गहराई में जाते हैं तो देखते हैं कि वो समाजवादी लोकतंत्र भी, उसमें भी यहाँ स्थायित्व देखने को नहीं मिलता है। अब इन देशों का रुझान साम्यवादी विचारधारा की ओर जाता हुआ दिखाई देता है।
तो ये देखने को मिलता है। करिश्माई नेतृत्व, इन देशों ने, अधिकांश देशों ने एक लंबा संघर्ष का जीवन जिया है। इनको लंबा उपनिवेशवादी ताकतों से स्वतंत्र होने के लिए संघर्ष करना पड़ा और उस संघर्ष के कुछ नेता रहे हैं। उस संघर्ष का नेतृत्व उन देशों के तात्कालिक नेताओं ने, और जिन्होंने नेतृत्व किया उनको उस समय देवता तुल्य माना गया। एक देवता के रूप में उनको आदरणीय माना गया, पूजनीय माना गया। और स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद वो ही जो संघर्ष के नेता थे, वो राजनीतिक व्यवस्था में आगे कार्यपालिका अध्यक्ष तक वो ही बने, और कार्यपालिका अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने लंबे समय तक असीम शक्तियों के साथ वहाँ प्रशासन किया है, और उनको राष्ट्रपिता की पदवी भी के रूप में भी वहाँ उनको माना जाने लगा, देखा जाने लगा। तो ये इनका इन देशों में करिश्माई नेतृत्व का बाहुल्य रहा है। विधायिका का हास कहना चाहिए। जो हमारी संसद है, विधानसभाएं हैं, इनमें डीके देखने को मिलता है, हास। क्योंकि इन देशों का समाज अनेक भागों में बटा हुआ है, जिसको हम बहुल समाज कह सकते हैं। ये देश बहुल समाज में बटे हुए हैं, और जो देश जिस प्रकार से बटा हुआ है वही विभाजित बंटवारे के रूप में विधायिका संसद और विधान सभाएं, विधानमंडलों में वही रिफ्लेक्शन होता है, वो भी बटे हुए हैं। वहाँ पर आम सहमति, किसी अच्छे प्रोग्रेसिव कानून निर्माण के लिए एक आम सहमति, राष्ट्र हित में, देश हित में, देश को बहुत अच्छी प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए जो इस प्रकार के कानूनों की आवश्यकता होती है, विधि निर्माण की आवश्यकता होती है, वो वहाँ पर बन नहीं पाता है। अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। तो वहाँ पर विधायिका की जो बड़ी भूमिका सामंजस्य की रहनी चाहिए, सामंजस्य स्थापित करके देश को आगे बढ़ाने के लिए जो विधि निर्माण किया जाता है, वो वहाँ पर हो नहीं पाता है। एक प्रकार से विधायिका अपने आप को ऐसा ही पाती है। तो इन जैसी परिस्थितियों में वहाँ की जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका अध्यक्ष है, वो तानाशाह बन जाते हैं। ये प्रवृत्ति इन देशों में देखने को मिलती है। एक दल प्रणाली, उदार लोकतंत्र आया। सफल लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए एक से अधिक दलों का होना आवश्यक है। एक दल सत्ता को धारण करता है, दूसरा दल विपक्ष है, विपक्ष की भूमिका में होता है। विपक्ष को भी स्वीकारा जाता है। विपक्ष सत्ता पक्ष की आलोचना करता है, उनकी कमियों को उजागर करता है, और एक लोकतंत्र में, स्वस्थ लोकतंत्र में उन आलोचनाओं के आधार पर शासन किया जाता है। यहाँ पर विपक्ष को भी, विपक्ष के नेता का भी सम्मान किया जाता है, उनके विचारों का स्वागत किया जाता है, उनकी आलोचनाओं का भी स्वागत किया जाता है। पर ये इन देशों में एक लंबे समय तक किसी एक ही राजनीतिक दल का वर्चस्व रहा। दूसरा कोई छोटा मोटा दल अस्तित्व में आने की जिसने कोशिश की, उसको राजनीतिक परिपक्वता के अभाव में ऐसा वो आगे नहीं बढ़ पाया। और
कहना चाहिए कि एक दल प्रणाली और वो भी उसमें भी तानाशाही देखने को मिलती है, क्योंकि लोकतंत्र में राजनीतिक सहिष्णुता का होना बहुत आवश्यक है। तो वहाँ पर स्वस्थ प्रतियोगी दलीय प्रणाली अभी भी वहाँ पर अस्तित्व में आ नहीं पाई है। तो ऐसा वहाँ पर एक दलीय प्रणाली को ही पुष्ट होते हुए देखा गया है। भ्रष्टाचार थर्ड वर्ल्ड के देशों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। वहाँ के राजनीतिज्ञ और नौकरशाही के लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, और इसका प्रमाण अमेरिका में 90% टैक्सेस की वसूली की जाती है, जबकि इन विकासशील देशों में 50% से भी कम टैक्सेस की वसूली हो पाती है। और जो कोई भी विकास का काम होगा किसी भी प्रकार का, यहाँ के लोग केवल राजकोष से अपेक्षा करते हैं, केवल राजकोष के द्वारा ही सारा विकास का कार्य किया जाएगा। तो यहाँ के जो लोग हैं एलिट, मैंने बताया राजनेता, नौकरशाही के लोग, वो धन का या कहना चाहिए विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं। जो पैसा जनता पर, जनता के लिए खर्च होना चाहिए था, उसका दुरुपयोग करते हैं। जनता को मिलना चाहिए था, उनको मिल नहीं पाता है। ये बीच में उसका अपने लिए उसका प्रयोग विलासिता का जीवन जीने के लिए करते हैं। और एक जो आखिर है, सैन्य सामग्री पर अत्यधिक खर्च। ये केस स्टडी में पाया गया कि 1964 से 1973 तक के वर्षों में इन देशों में सैन्य साजो सामान का आयात 388 बिलियन डॉलर का किया गया। अर्थात इन 10 वर्षों में इन विकासशील देशों ने 388 बिलियन डॉलर की सैन्य सामग्री खरीदी। ये पिछड़े हुए देश हैं। बहुत से देशों में आज भी वहाँ की जनता को न्यूनतम जीवन प्राप्त नहीं है, न्यूनतम जीवन की सुविधा भी प्राप्त नहीं है, या फिर कहना चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध जल, पर्यावरण, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं प्राप्त नहीं है। तो यही पैसा 388 बिलियन डॉलर उनके विकास कार्यक्रम पर खर्च होता तो वो लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ते। तो ये हथियारों की खरीदने की होड़ इन देशों में भी लगी हुई है, और इसलिए ये बराबर पिछड़े हुए हैं। तो ये विशेषताएं थर्ड वर्ल्ड के देशों में पाई जाती है। आज मैं यहीं मेरी वाणी को विराम दूंगा, और अगले वीडियो में मैं और इस विषय से संबंधित बातों का और अच्छी प्रकार से हम अध्ययन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।